मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि मैं वो बाईसरन जा चुका हूँ 2 बार और वहाँ पे हर बार मैं गया तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये बात हज़म नहीं हुई मुझे कि वहाँ सिक्योरिटी अभी तक लगाई नहीं थी, वो खुला नहीं था। आर्थिक मामलों में क्या विकल्प है? जैसे हमने ठीक है, पानी का बहाव आप कम कर देंगे, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? पिछली सरकारें थी, चाहे वो वाजपेयी जी की हों, चाहे वो कांग्रेस की हों, एक समझदारी थी कि हालात इतने नहीं बिगड़े थे कि कोई दबाव ना डल सके। और मज़े की बात ये कि वो बात हमारी सरकार ने अभी बंद नहीं की। यानी कि हमारा जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, और उनका जो डीजीएमओ है, उनकी हॉटलाइन फ़ोन पे अभी कायम है। एक तरह से जो आप बातें बता रहे हैं, हालात पाकिस्तान के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, तो ये एक तरह से पाकिस्तान की कमज़ोरी भी है, पर पाकिस्तान की ताकत भी है, क्योंकि ज़्यादा खोने को नहीं है। हमारे पास ज़्यादा खोने को है। जो अमीर आदमी होता है बमुकाबले गरीब आदमी के, वो कीचड़ में लड़ना नहीं चाहता है। पाकिस्तान ने एक चिट्ठी भेजी, एक टेलीग्राम भेजा चीन को, चीन ने भी वापस भेजा टेलीग्राम, जिसमें कहा कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे हम हमेशा थे। किसी भी क्राइसिस में मीडिएशन से कुछ भी हल नहीं हुआ। दोनों मुल्क जब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं किए या खुद एग्जॉस्ट नहीं हुए, खुद थक नहीं गए, तब तक उन्होंने अमन डिक्लेयर नहीं किया, ना 48 की जंग में, ना 65 की, ना 71 में। उधर वालों को तो केवल एक बार सेंध मारनी है ना, कामयाब दिखने के लिए। बिल्कुल सही। इधर वालों को 100 बार बचाना है, और बचाते ही रहे होंगे, तभी नहीं हो रहा था इतने लंबे वक्त से। वो क्रेडिट तो हमें देना ही चाहिए। ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि पहले ये था कि सिविलियन गवर्नमेंट, जब इमरान खान था तो इतनी कमज़ोर नहीं थी। सिविलियन गवर्नमेंट का भी एक पल्ला भारी था, आर्मी का भी एक पल्ला था, और दोनों का जब तक एग्रीमेंट नहीं होता था कोई चीज़ नहीं होती थी। अब इस वक्त आर्मी का पल्ला बहुत भारी है। कमजोर पाकिस्तान भारत के हित में या नहीं, क्योंकि उनके पास परमाणु बम। सवाल ये कितना कमज़ोर। जब सरहद के उस पार से गोलियां चलती हैं तो उनका शोर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रहता, वो गूंज हमारे रिश्तों, हमारी रणनीतियों, हमारे फैसलों को झकझोर देती है। पहलगाम में हुए ताज़ा आतंकी हमले ने एक बार फिर हमें उस सवाल के सामने ला खड़ा किया है जो सालों से अनुत्तरित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब बातचीत की कोई गुंजाइश बची है क्या, यह जंग ही अकेला रास्ता है? पिछले कुछ सालों में भारत ने पाकिस्तान से निपटने का तरीका बदल दिया है। अब जवाब सिर्फ सीमा पर गोलियों से नहीं दिया जाता, बल्कि कूटनीति के दांव पेंच से, आर्थिक चालों से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सधे हुए कदमों से भी मुकाबला किया जा रहा है। खासतौर पर भारत की वो रणनीति चर्चा में है जो पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये रणनीति वाकई असरदार है? क्या पाकिस्तान की डगमगाती इकोनॉमी भारत के लिए एक स्ट्रेटजिक मौका बन सकती है, या फिर ये जो टेंशन है पूरे दक्षिण एशिया को और गहरे संकट में धकेल सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमने बुलाया है प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान साहब को। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में आप एसोसिएट डीन हैं, और यूएस की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की है। वॉशिंगटन डीसी में वरिष्ठ फेलो के तौर पर विदेश नीति, डिफेंस स्ट्रेटजीज़ और वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर काफ़ी काम है आपका। पिछली बार भी आप हमारे पॉडकास्ट में आए थे, जिसमें हमने ट्रंप और उनसे जुड़ी पॉलिसीज़ पर काफ़ी बातें की थी। बहुत बहुत स्वागत है सर पढ़ाकू नितिन में आपका। अभी एक हफ्ता गुजर गया है जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे, और इस दौरान बहुत सारी गहमा गहमी है राजनीतिक गलियारों में भी, डिप्लोमेसी की गलियों में भी, और हिंदुस्तान की जनता इंतज़ार कर रही है, और पाकिस्तान की भी। हिंदुस्तान की ये इंतज़ार कर रही है कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन होगा, और पाकिस्तान की सरकार और जनता ये इंतज़ार कर रही है कि जाने के एक्शन हो जाए और हमें क्या क्या करके अपनी हिफाजत करनी पड़े। ट्विटर पर भी खूब बहसें चल रही हैं, एक्सपर्ट्स भी जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो आप लोगों की क्या बातचीत हो रही है आपस में? आप लोगों के क्या अनुमान हैं? हिंदुस्तान की सरकार क्या करने जा रही है, क्या कर सकती है? करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, और कई प्रपोजल्स आए हैं। लग ऐसा रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। इसके कई वजूहत हैं। पहले तो प्रधानमंत्री खुद ही कह चुके हैं, फिर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं जो 2019 में हुआ और उससे पहले। तीसरी बात यह है कि इंडिया की पॉलिटिक्स कंपेटिटिव होती जा रही है। चौथी बात यह है, हमारा जो मीडिया है वो बहुत कंपेटिटिव होता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो मीडिया का भी एक ये कहिए कि एक काम है इसको बढ़ावा देने में। और हमारी पब्लिक के साथ सच मायनों में बात की नहीं गई है कि इसकी क्या कीमत चुकाई जा सकती है, यानी कि माली तौर पे और इंसानी तौर पे
जिसकी हम बात करेंगे आगे। तो कई वजूहत हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सरकार कदम लेगी, और अभी तक जो कदम लिए हैं वो डिप्लोमेटिक हैं और इतने संगीन नहीं हैं। क्योंकि आप देखिए इंडस वाटर ट्रीटी भी जो हमने की है वो एबॉलिश तो नहीं की, सिर्फ अबेंस में की है, और हम ज़्यादा उसमें कर नहीं सकते क्योंकि वो इतना पानी आता है उसमें कि आप उसको स्टोर कहाँ करोगे। हमारे पास उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, उतनी डैम्स नहीं है कि हम उस पर पानी को आपने देखा ही है कि कश्मीर में भी फ्लड आ गया था 2013-14 में। आपने देखा था कि हम पाकिस्तान में फ्लड आ गया था 2-4 साल पहले, आपको याद होगा, सिंध में। तो इतना पानी आता है कि उसको आप रोक नहीं सकते, और उसका जो लोग कह रहे हैं कि हम खोद के कनाल बना देंगे और राजस्थान ले आएंगे, उसमें तो 10 साल लग जाएंगे, अगर ऐसा मुमकिन है भी तो। क्योंकि अभी तक पता नहीं कि जियोलॉजिकली वो पॉसिबल भी है, अगर है भी तो उसमें अरबों डॉलर और 10-20 साल लग जाएंगे। तो हमारे पास है नहीं, अभी तक हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, और अब देखना ये है कि क्या कदम उठाएगी। उसके कई सारे ऑप्शन हैं, यानी कि जिसे काइनेटिक ऑप्शन जिसे कहते हैं, कि फौजी ऑप्शन कई सारे हैं। अगर आप बात में कहेंगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा। हाँ ज़रूर, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौते की, उसको भी होल्ड पे रखा गया है। ऐसी कोई खबर नहीं है कि ये समझौता अब ख़त्म हो गया है जी। पाकिस्तान भी अभी ऐसे कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं चला गया है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये उन एक्शंस का जो सिलसिला चलने वाला है उसकी पहली कड़ी है, या यही था जो होना था? ये पहली कड़ी है, और अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत निर्णायक कड़ी है, क्योंकि इन्होंने ट्रेड भी बंद कर दिया है, व्यापार भी बंद कर दिया, पर इतना व्यापार था ही नहीं, और बाकी जो था वो तीसरे मुल्कों के वाया आता था, दुबई के। तो अब तक ऐसा कुछ नहीं लिया, बट अब अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जनरल पनाग जो हैं, गुल पनाग जो एक्ट्रेस, उनके फादर वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, तो उन्होंने बताया कि देखिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि कश्मीर में कुछ जगहों पे आप चढ़ाई पे हैं और वो नीचे हैं, कुछ जगहों पे वो चढ़ाई पे हैं, आप नीचे हैं। तो जहाँ पे आपकी सुपीरियरिटी है वहाँ पे आप कह रहे हैं 12-15 किलोमीटर तक भी आप खदेड़ सकते हैं उनको पीछे, जो पहाड़ों में एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ऐसा लगता नहीं। वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इसमें लड़ना मुश्किल है पहाड़ों में, क्योंकि एक तो उनकी आर्मी और हमारी आर्मी दोनों वहाँ पे वेल एंट्रेंच्ड हैं, वहाँ अच्छी से जमी हुई है। दूसरी वजह ये है कि पहाड़ों में वैसे भी लड़ना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, आप टैंक वैंक ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं इसमें इतना डर नहीं है कि एस्केलेट हो जाएगा और न्यूक्लियर वेपन्स का, तो ये आप एक तरीक़ा कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं क्यों ना जैसे 1965 में हुआ था, आपको तो पता ही है कि जब उस वक़्त ख़तरा था अखनूर में, जो हमारी चिकन नेक है कश्मीर की, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन लाइट दे दी थी कि लाहौर पे चढ़ाई कर दें, सियालकोट पे। तो हमारी फ़ौज चढ़ गई थी, और जिनको हम मानते हैं कि वो बड़े गांधी के वो थे, भक्त थे और वायलेंस, हिंसा के ख़िलाफ़ थे, पर उन्होंने भी आर्मी को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने कहा जो आप करना चाहें आपको फ्री हैंड है। हालात अलग थे, उसमें पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी, सही कह रहे हैं। वो बिल्कुल हालात अलग थे, आज बिल्कुल हालात अलग हैं। ना अलग होते तो शायद ये एक हफ्ता ना गुजरा होता। जैसी ये सरकार और जैसे इसके तेवर है और जैसा इसका रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इसे कुछ करने की हमेशा जल्दी भी रहती है, और कुछ करके दिखाने का भी इनके अंदर एक लोभ तो है। सही। कि भले इससे पहले बड़ी चीज़ें हुई हैं, सही, इस सरकार से पहले भी सरकारों ने कुछ तो किया है, सही। लेकिन ये सरकार उसे खूब अच्छे से प्रसारित कर लेती है। इनके पास वो हुनर तो है। तो लोग इसलिए भी बहुत अपेक्षा रखते हैं कि ये ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ये करेंगे, और करना भी चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि पहली बार जिस तरह की घटना है वो अपनी प्रकृति में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, और पहली बार कश्मीर में भी, घाटी में भी हम इतने बड़े स्तर पर संतोष भी देख रहे हैं। वैली को देखने का नज़रिया पिछले कुछ सालों में बदला था, और इस घटना के बाद हम फिर घूम फिर के जीरो पर आ गए। तो इतनी मेहनत हुई थी ना, लोगों ने इतनी मेहनत की, घाटी के बाकी हिंदुस्तान के लोगों ने की, सरकार ने भी की थी। तो ये अपनी पूरी मेहनत जो मिट्टी में मिल गई है, तो जिन्होंने मिलाई है, एक हफ्ता हो गया है, उन 4-5 आतंकियों का भी कुछ पता ही नहीं चला। तो मेरा ख्याल है कि गुस्सा तो हर तरफ बढ़ ही रहा होगा। देखिए, एक तो ना मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा कहा गया कि बहुत बदलाव आ चुका है, क्योंकि इतना बदलाव आया नहीं था। आप देखें कि
ट्रूप्स के ऊपर यानी सिपाहियों के ऊपर हमले दोनों तरफ हो ही रहे थे। हम भी करते थे, वो भी करते थे, आतंकवादी के ऊपर भी होता था कुछ। कभी आप सुनते थे कि 4 आतंकवादी मारे गए, कभी आप सुनते थे 2-3 सिपाही मारे गए, ऐसा खबर आ रही थी। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ अमन था। हाँ, टूरिस्टों पे कुछ नहीं था। टूरिस्टों पे इसलिए नहीं था क्योंकि वो कश्मीरी नहीं चाहते थे। वो उनको आतंकवादियों को भी पता है कि ये बहुत अनपॉपुलर होगा, ये बहुत विद्रोह करेंगे कश्मीरी अगर किसी टूरिस्ट पे हमने हमला किया। क्योंकि एक तो टूरिस्ट पे हमला किया, दूसरा हमारे पेट पे लात मारी। तो वो इस तरह का नहीं, ये असल में दिखाता है कि वो डेस्परेट हैं। वो जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, आतंकवादी भी जिन्होंने ये किया। और इसके कई वजूहात हो सकते हैं जिसकी बारे में बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान में हालात बहुत अजीब से हैं। यानी कि आप समझिए एक मुल्क जिसमें सबसे पॉपुलर लीडर 2 साल से जेल में बंद है। आप ज़रा सोचिए ज़रा कि अगर अमेरिका में ऐसा होता या हिंदुस्तान में ऐसा होता कि सबसे पॉपुलर लीडर को आर्मी के चीफ ने 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है, तो आर्मी चीफ भी अनपॉपुलर है, उसके अगेंस्ट भी प्रेशर है, उसको भी अपनी पॉपुलैरिटी वापस जीतनी है। इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहा है एग्रेसिव वाले, और इसीलिए मुमकिन है कि कुछ हाथ हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो डायरेक्टली कंट्रोल इस तरह से करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तालिबान को भी वो इस तरह से नहीं कंट्रोल कर पाए। हालांकि तालिबान को इन्होंने सपोर्ट किया, पर जब तालिबान आई अफगानिस्तान में तो तालिबान ने सबसे पहला झगड़ा पाकिस्तान से मोल लिया और एक दूसरे के सिपाही मारे उन्होंने बॉर्डर पे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई, पर उसका भी कुछ असर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आतंकवादी कुछ प्रेशर में और भी थे। तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इससे पहले कभी ना होने वाला कदम था कि इतने बहुत सारे से टूरिस्टों को मार दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रेशर में तो हैं वो, क्योंकि ये कश्मीरियों के लिए ये पॉपुलर कदम नहीं था। ये उनको पता है कि वहाँ की आवाम जो है वो इसके सख्त खिलाफ है। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने बंद किया वहाँ पे और प्रदर्शन किया, सड़क पे आके सारे मार्केट बंद कर दिए। तो वो उसकी वजह थी कि वो ये नहीं चाहते थे। वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये नहीं करो, ये बंद करो, ये क्यों किया तुमने। तो कुछ प्रेशर है वहाँ से भी, कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी हैं। तो जो हुआ है वो एक तरह से कुछ उम्मीद में भी हुआ है कि इसका कुछ रिएक्शन भी होगा, मेरे ख्याल से। वो ये तो नहीं समझ रहा था कोई कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो साफ बात है, जनरल्स भी हमारे बात कर रहे हैं, जैसे श्रीनाथ राघवन है और जनरल पनाग हैं, कि देखो जो पिछले हमने कदम उठाए थे वो डेटरेंट नहीं थे, यानी कि वो पाकिस्तान को रोक नहीं पाए। आपने 1.5 किलोमीटर अंदर जाके बॉर्डर से किसी स्टेजिंग पोस्ट पे गोलियां चला दी, जिसको आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन है। तो पनाग साहब कह रहे हैं कि ये इतना कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था उनकी नज़र में कि जिससे पाकिस्तान डर जाए और पीछे हट जाए। पिछली बार ये हुआ तो फिर पाकिस्तान पे हमने हवाई हमला किया, पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर हवाई हमला किया, ये वो हमारा भी एक जहाज़ गिराया गया। तो उनको ये नहीं लग रहा है। तो वो कह रहे हैं एक कदम तो ये हो सकता है कि आप प्लेन्स में, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पे है पंजाब राजस्थान में, वहाँ पे चढ़ाई करें। पर वो इसके ख़िलाफ़ हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि इसमें एस्केलेशन का चांस ज़्यादा है, इसमें ऊपर न्यूक्लियर, क्योंकि हालांकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर इसमें सुपीरियरिटी है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ज़्यादा टैंक हैं, हिंदुस्तान ज़्यादा बड़ी फ़ौज है। सारी फ़ौज तो नहीं हटा सकता हिंदुस्तान चीन बॉर्डर से, पर फिर भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर की घाटी के अंदर ज़्यादा, हालांकि मुश्किल है, पर जो पनिशमेंट हम दे सकते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया 10-15 किलोमीटर अंदर जाके, वो एक ज़्यादा डेटरेंट पनिशमेंट होगा। पर इसमें हमारा भी नुकसान होगा, माली नुकसान भी होगा जिसकी हम बात कर सकते हैं, और सिपाहियों का भी नुकसान होगा। इसके लिए सरकार को हमें तैयार करना चाहिए पब्लिक को कि देखो इसका अगर हम ऐसा फैसला लेंगे जो ठीक है, अगर आप सही समझते हैं तो लीजिए, पर इसका एक नतीजा भी होगा। और दूसरी तरफ अगर बात और बढ़ गई, एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हो गई, तो इसके और भी नतीजे हो सकते हैं। जो कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि ऊपर तक जा सकते हैं, यानी कि जैसे परमाणु तक भी जा सकते हैं, जिसकी बात भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब मतलब ये टॉपिक इतना फैला हुआ है कि इसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी शामिल है, इसमें हमारी सुरक्षा शामिल है, इसमें दुनिया भर की डिप्लोमेसी भी शामिल है। मगर दुनिया का सबसे जो मजबूत मुल्क माना जाता है अमेरिका, ट्रंप जब वेटिकन जा रहे थे तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा लगा नहीं कि जैसे वैसे कुछ बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस बात को। तो हमारे जो पिछले क्राइसिस थे, यानी कि 2001-2 का और 99 का कारगिल 1-2 का जो पार्लियामेंट अटैक था, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व था
नेगोशिएशन, मीडिएशन जिसे बोलते हैं, बीच बचाव कर रहा था अमेरिका, और अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, दोनों बहुत में तरह के बैन लगे थे। हाँ, तो इंडिया उससे पहले कहता था कि हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं आने देंगे अपने बीच में, हम शिमला के तहत करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत करेंगे, यानी कि बस हम दोनों करेंगे बायलैटरल, क्योंकि उसमें इंडिया का फायदा था, क्योंकि इंडिया ज़्यादा ताकतवर देश है, तो वो नहीं चाहता कोई बीच में आए अपनी ताकत का। तो शिमला में उस ऐतिहासिक मैच से कल पाकिस्तान का झंडा भी हटा दिया। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो इंडिया हमेशा चाहता था कि देखिए हम दोनों के बीच में हो, जो ताकतवर है उसको थोड़ा भारी पल्ला होगा, बीच में अगर कोई बीच बचाव करेगा तो हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर अब हिंदुस्तान ठीक था, आप देखिए सारे जो क्राइसिस हुए हैं उसमें अमेरिका की मदद, हिंदुस्तान खुश था, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी चाहे वो कांग्रेस की, वो खुश थे कि वो अमेरिका दबाव डाल रहा था पाकिस्तान पे, क्योंकि अब अमेरिका हमारी तरफ से बोल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो पर अब उसमें मैं जोड़ रहा हूँ एक चीज़, बस एक्सपर्ट तो हैं आप ही को बोलना है, लेकिन इसमें एक ऐड कर रहा हूँ कि वो तब दुनिया थोड़ी सी अलग इसलिए भी थी क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, तो उसे पाकिस्तान का साथ अफगानिस्तान में भी चाहिए था। सही बात। तो अगर पाकिस्तान की सेना इधर मूव कर जाती, क्योंकि भारत ने अपनी सेना भेज दी थी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अमेरिका की लड़ाई अफगानिस्तान में कमज़ोर हो जाती। बिल्कुल तो सही। भले ही ना चाहते हुए किया हो, लेकिन मुझे याद है आज भी कि बहुत सारे आतंकवादी संगठनों पे तब बैन लगा था और मुशर्रफ को खुलकर कहना पड़ा था। मुशर्रफ के भी कई बयान है उस वक्त के रिकॉर्ड में, मैं 2-3 दिन पहले कई किताबें पढ़ रहा था इस बारे में। जी जी जी। तो उस वक्त अमेरिका की मजबूरी थी, आज अमेरिका की क्या मजबूरी है? अफगानिस्तान से बाहर है वो। अमेरिका की मजबूरी थी और मुशर्रफ भी चाह रहे थे कि इतिहास में उनका नाम लिखा जाए, वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते थे अपने पीछे। तो उसके बाद से 2003 के बाद से पाकिस्तान का बहुत कम हो गया हाथ कश्मीर में, यानी कि जो वो भेजते थे लोग वो बहुत कम कर दिए, तकरीबन उससे पहले के मुकाबले ना के बराबर ही हो गए, और इसीलिए फिर अमन भी हो गया कुछ, और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हो गए थे उस दौर में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका का उस वक्त अफ़गानिस्तान में रुचि थी, इंटरेस्ट था, और इसी वजह से ये सब हुआ। और आप बिल्कुल सही उससे पहले भी कह रहे थे कि 1965 में भी जो हालात थे वो बिल्कुल अलग थे, कि उस वक्त परमाणु हथियार नहीं थे दोनों के पास, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे। दूसरी बात ये भी थी कि पाकिस्तान ने उस वक्त साफ तौर पे अपनी फ़ौज के साथ चढ़ाई की थी, ये नहीं था कि कोई मिलिटेंट जिनका कुछ पता नहीं है वो आके, हमें तो अब इस वक्त ये भी नहीं पता कि वो 3 थे, 4 थे या 5 थे, इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। पता नहीं, कल तो ये भी अपडेट था कि पहले तो उसकी जिम्मेदारी एक संगठन ने ले भी ली थी, जैसे लश्कर तोयबा का ही एक विंग माना जाता था। अभी मुझे पता नहीं नया अपडेट क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। अच्छा, ये वो भी ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से ये हुआ तो था, पर क्या हुआ कैसे, वो भी कुछ ऑडिट कर रहे हैं अभी। ना इन तो अजीब सी बात हो गई इस बार। हाँ, बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि ऑल्सो कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि मैं वो 22 रन जा चुका हूँ 2 बार पिछले 3-4 साल में ही, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग का शौक़ है, और वहाँ पे हर बार मैं गया तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये बात हज़म नहीं हुई मुझे कि वहाँ सिक्योरिटी अभी तक लगाई नहीं थी, वो खुला नहीं था। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक वो लाइन बनी हुई है जिस पे लोग जिप करते हैं, जिप लाइन, वो जिप लाइन लकड़ी की बनी हुई है और कई सालों से, तो अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो जिप लाइन कहाँ से आई वहाँ पे? तो कुछ इंटेलिजेंस की भी चूक है हमारी तरफ से, पर इंटेलिजेंस की चूक हर जगह हो जाती है। मिसाल के तौर पे इजराइल में भी हो गई इंटेलिजेंस की चूक। इंटेलिजेंस कभी भी 100% नहीं होता। तो हमेशा ही कहा जाता है कि भाई वो 100 बार बचाएंगे, उधर वालों को तो केवल एक बार सेंध मारनी है ना, कामयाब दिखने के लिए। बिल्कुल सही। इधर वालों को 100 बार बचाना है, और बचाते ही रहे होंगे, तभी नहीं हो रहा था इतने लंबे वक्त से। वो क्रेडिट तो हमें देना ही चाहिए। और पिछले 1.5-2 दशक से जो हिंदुस्तान में कभी ये घटनाएं होती थी कि बम विस्फोट हो जाते थे, तो वो कितनी मेहनत लगी होगी इस चीज़ के पीछे कि अब उस तरह की मतलब सौभाग्य से ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती नहीं है। कश्मीर में भी ये इतने बड़े लेवल पर इस बार होता दिखा, लेकिन बहुत अजीब सा हो गया। सच बोलूं तो ये टूरिस्ट पे अटैक एक नई चीज़ है। ये इसमें नहीं, सिर्फ इसमें हमारा नहीं था, इसमें हमला हो भी नहीं रहा था, क्योंकि कश्मीरी नहीं चाहते थे कि हमला हो। और मेरे ख्याल से सरकार भी ये उम्मीद कर रही थी, ये एक्सपेक्टेशन था सरकार का कि टूरिस्ट पे हमला नहीं होगा, इसीलिए सरकार ने शायद वहाँ नहीं लगाए। दूसरी वजह ये थी सिपाही नहीं लगाने की कि 90,000 सिपाही आपके अब चीन बॉर्डर पे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। आपकी एक पूरी माउंटेन स्ट्राइक कोर, एक प्लेन्स की स्ट्राइक कोर थी जिसको मूव किया मेरठ से इन्होंने लद्दाख में। तो उसमें 50,000 से 90,000 के बीच में ट्रूप वेरी करते थे, तो वहाँ के लिए भी सिपाही चाहिए थे। बल्कि वो सिपाही क्योंकि चाहिए थे, इसलिए ये जो जम्मू के पास का इलाका है यहाँ से ट्रूप्स मूव किए गए, इसीलिए थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन जम्मू के इलाके में ज़्यादा हो गया मिलिट इनका, टेररिस्ट का। तो आप ये समझिए कि कई वजूहात थे। इंडिया चीन बॉर्डर पे भी प्रेशर में है,
उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कभी हुआ नहीं था पहले इस तरह से बड़ा अटैक टूरिस्टों पे, तो वो भी एक वजह थी कि नहीं हो पाया इसमें। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो है एक हाइब्रिड पावर स्ट्रक्चर है ना, जिसमें आर्मी है, आईएसआई है, चुनी हुई सरकारें हैं, इनका एक मिक्सचर काम करता है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ईमानदारी से कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अभी किसी को पता नहीं है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा, असल उद्देश्य जिसने भी किया है, करवाया है। डेफिनेटली पाकिस्तान का तो उसमें हाथ रहता ही है भाई। इधर से अगर छिपे भी हैं वो कहीं जाकर तो पाकिस्तानी चले जाते हैं, और नहीं भी पाकिस्तान गए होंगे तो निर्देश वहाँ से आते हैं, नहीं निर्देश आए होंगे तो पैसे वहाँ से आते हैं, हथियार वहाँ से आते हैं। तो ऐसा कहना कि उन्होंने कोई निर्देश पहले नहीं लिया होगा या करने के बाद नहीं बताया होगा, ये तो खैर अब इसको कोई नहीं मानता। खुद पाकिस्तान के बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रहा था, बहुत सारे विद्वानों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि आप कहते रहिए कि हमने नहीं किया है, लेकिन हमारे यहाँ कभी ओसामा बिन लादेन मिलता है, कभी कोई मिलता है, कभी कुछ होता है। हमने इतने सालों तक किया है। इनफैक्ट उन्होंने रक्षा मंत्री ने कहा ही है अभी अमेरिका को जवाब देते हुए कि आप ही के कहने पर तो हमने इतने साल पाले रखे थे अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ। तो भाई जब जिस देश का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है वो एकदम से कह दे कि अब हम पाक साफ हैं, तो मेरा सवाल ये था कि अभी पता नहीं है एग्जैक्टली, पर फिर भी इतना पता है कि पाकिस्तान की घरेलू पॉलिटिक्स का बहुत लेना देना है कश्मीर में आतंकवाद से। तो जब भी कुछ ऐसा घटता है, ताकत किसके पास ज़्यादा हो जाती है, सिविलियन गवर्नमेंट के या आर्मी के, या और वहाँ की खींचतान भी इसके पीछे दिखती है क्या, उन दोनों के बीच की खींचतान? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें आर्मी का पल्ला फिर भारी होने लगता है, क्योंकि फिर जब सुरक्षा की बात आ जाती है, हिफाजत की बात आ जाती है, तो लोग फिर आर्मी चीफ़ को फिर एक्सेप्ट करने लगते हैं। हालांकि आर्मी चीफ़ और आर्मी काफ़ी अनपॉपुलर हो गई थी पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ऐसा बहुत कम हुआ, शायद 71 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी इतनी अनपॉपुलर हो गई थी पिछले 3-4 साल में, क्योंकि ये जो इमरान खान से जो हुआ इनका कन्फ्रंटेशन, उसके चक्कर में कोर कमांडर के घर में घुस गए, वहाँ पर आगजनी हुई, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। और आप, मैंने जैसे कहा, सबसे पॉपुलर लीडर आपका बंद है 2 साल से जेल में आपके मुल्क का, तो बेशक तो इससे आर्मी को फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। कुछ सुधार आया था पिछले 1 साल में, यानी कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ, और IMF ने भी कहा हाँ आपकी बेहतर हो रही है, हम आपको देंगे लोन, ये वो। तो पाकिस्तान का ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस वक्त, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त निर्भर है IMF के ऊपर। IMF जो है वो अमेरिका के उस पर चलता है, इशारे पे। 17% अमेरिका का डायरेक्ट वोट है, और 14-15% अमेरिका यूरोपियंस के थ्रू कंट्रोल करता है। तो ऑलमोस्ट, और लोगों के थ्रू करके ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा अमेरिका का कंट्रोल है IMF के ऊपर। तो ये नहीं कि एक तरह से अगर वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो अमेरिका उनके ऊपर दबाव डाल सकता है IMF के थ्रू, तो वो इतना रिस्क भी ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही बात। पर दूसरी तरफ जैसे हमने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी आर्मी की डाउन है, तो इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। तो समझ में नहीं आ रहा, दोनों तरफ की है, मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से नहीं करना चाहिए था, पर जो अंदरूनी पॉलिटिकल हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, उनकी वजह से करना चाहिए। अच्छा, भारत के पास क्या विकल्प है जब आर्थिक रूप से बात करते हैं? भारत के पास आर्थिक तौर पर, मतलब आर्थिक मामलों में क्या विकल्प है? जैसे हमने, ठीक है, पानी का बहाव आप कम कर देंगे, तो ये भी ठीक है कि अगर हो गया तो सिंचाई पर प्रभाव पड़ता है, बिजली कम बनती है, लोगों की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि पानी के बहुत तरह के यूज़ हैं, और पाकिस्तान बहुत निर्भर है इन नदियों पर। एक तो ये हो गया, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में सरकार ने एम्बेसडर्स को बुलाया, बात की, तो ऐसा एक माहौल लगने लगा कि शायद पाकिस्तान को एलिनेट करने की कोशिश हो। जी जी जी, बिल्कुल। अब अलग थलग तो ऐसे ही किया जाता है कि भाई आप मदद मत करना, आप ट्रेड मत करना, है ना? तो क्या भारत के पास ये ऑप्शंस भी हैं? कभी हुआ है ऐसा? क्या भारत ऐसे सोचता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। भारत ने पाकिस्तान का ब्लॉकेड किया था 71 में कुछ हद तक, वो पर एक एक्ट ऑफ वॉर है, वो एक जंग का ऐलान है अगर आपने कराची हार्बर ब्लॉक कर दिया तो। और ब्लॉक करने का मतलब ये कि आपको तैयार होना चाहिए मिसाइल दागने के लिए भी, और अगर आपने दागी तो वो भी दाग सकते हैं। एक्ट ऑफ वॉर तो पहलगाम भी है ही जी, पर ये कुछ एक अलग लेवल का है, क्योंकि इसमें ये होगा कि कराची भी बंद हो जाएगा, बम्बई भी बंद हो जाएगा, और आपके मेन पोर्ट्स बंद हो जाएंगे। आपके मेन पोर्ट्स गुजरात और महाराष्ट्र में ही हैं, और आपको आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होगी, तो आपको एक नुकसान उठाना पड़ेगा बहुत बड़ा। उनको भी ऑफकोर्स उनको ज़्यादा होगा, बट आपको भी होगा। दूसरी अफसोसजनक बात यह है कि असल में हमारी हालात
पहले भी अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के साथ, यानी कि हमारा कोई व्यापार नहीं था कोई खास। अगर हमारा अच्छा व्यापार होता पाकिस्तान के साथ तो हम उस पर थोड़ा दबाव डाल सकते थे, ना हमारी बातचीत थी पाकिस्तान के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछली सरकारें थी, चाहे वो वाजपेयी जी की हों चाहे वो कांग्रेस की हों, एक समझदारी थी कि हालात इतने नहीं बिगड़े थे कि कोई दबाव ना डल सके। अब हम ज़्यादा दबाव डाल नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि आप ऐसे कह रहे हैं, कई बार ऐसे जोड़ रहा हूँ उसमें कि सिविलियन गवर्नमेंट को हम फ़ोन कर लेते थे और कह देते थे कि भाई ज़रा अपनी आर्मी से कह दो कि ये जो कश्मीर में करवा रहे हैं थोड़ा सा ना करें अभी, नहीं तो हम यहाँ से ठीक से करेंगे इलाज। हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा कर देते थे दिखाने के लिए, लेकिन अब तो बिल्कुल कोई बात होती नहीं किसी से किसी की। पर अब एक बात होती है, और मज़े की बात ये कि वो बात हमारी सरकार ने अभी बंद नहीं की। यानी कि हमारा जो DGMO है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, और उनका जो DGMO है, उनकी हॉटलाइन फ़ोन पे अभी कायम है। तो वो एक अच्छी बात है, और सरकार ने अभी वो काटी नहीं। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में कर दिया, पर वो नहीं काटी है। इसका तो हमने उनका दूतावास भी नहीं किया, 30 ही लोग कर दिए 55 से। दूतावास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है DGMO की टॉक बातचीत होना। क्योंकि अगर DGMO बातचीत नहीं करते एक दूसरे से तो हमें ये नहीं पता कि वो क्या स्टेप ले रहे हैं बॉर्डर पे, उसका क्या मतलब है, हम क्या ले रहे हैं आर्मी का मूवमेंट, उसका क्या मतलब है। तो अगर वो समझेंगे हमारा एयरक्राफ्ट जो मूव कर रहा है बॉर्डर की तरफ वो किस लिए मूव कर रहा है, तो DGMO की लाइन आप उठा के बात कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो ज़्यादा ज़रूरी है दूतावास से भी मेरे ख्याल से। तो वो अभी तक बंद नहीं हुई है, तो वो हमारे पास है एक तरह से एक लाइफलाइन। तो जैसे मैंने कहा आपको, ज़्यादा है नहीं। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम में जाएंगे तो ब्लॉकेड हो सकता है, नेवल ब्लॉकेड, जिसका फिर हमारे ऊपर भी असर होगा। बाकी कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि पानी कुछ दिन के लिए तो हम रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के लिए हम अपने डैम भर सकते हैं, उनको फ्लश कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो वो कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं है इस पर? मैं देख रहा हूँ सिंधु जल समझौते को लेकर हर एक्सपर्ट अपने ढंग से बात कहता है। कोई कह रहा संभव है, कोई कह रहा संभव नहीं है, कोई कह रहा थोड़े दिन तो कर ही सकते हैं। फिर अगर संभव नहीं है, कर सकते हैं, कर नहीं सकते, बोले संधि क्यों है? जब हमारा उसमें कोई स्टेक ही नहीं है, जब हम हमारे चाहने के बावजूद वो रुक नहीं सकते, तो फिर हमने उसमें किया क्या है? केवल आंकड़े ही देते हैं। फिर हम कितना पानी ज़्यादा हो गया अभी नदी में हम आपको बता देते हैं, तो आप अपना इंतजाम कर लो, बस वो नहीं देंगे हम। कुछ पब्लिक को गुस्सा है और उसको भी ठंडा करना है, वो भी एक चीज़ है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि एक तरह की धमकी है कि देखो अगर हालात और बिगड़े, एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान हालात बिगड़े तो चाहे सालों की दिक्कत ना हो, कुछ हफ्तों की दिक्कत तो दे सकते हैं हम तुम्हें। और ख़ासतौर से अब गर्मी का मौसम आ रहा है, पर अब सिंचाई का मौसम नहीं है, क्योंकि गेहूं की फसल कटने वाली, जैसे आपको पता है, कट रही है और कटने वाली है, तो उनको भी फ़िलहाल तो पानी की ज़रूरत नहीं है अगले कुछ हफ्तों तक। गर्मी तो है, पर गर्मी के लिए तो पानी चाहिए, और वहाँ बिजली संकट बहुत बड़ा है। बिजली संकट भी है वहाँ पे, ये भी आप सही कह रहे हैं। तो पर एक तरह से जो आप बातें बता रहे हैं, हालात पाकिस्तान के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, पर ये एक तरह से पाकिस्तान की कमज़ोरी भी है, पर पाकिस्तान की ताकत भी है, क्योंकि ज़्यादा खोने को नहीं है। हमारे पास ज़्यादा खोने को है। जो अमीर आदमी होता है बमुकाबले गरीब आदमी के, वो कीचड़ में लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे होते हैं। फिर हमारी रिस्क लेने की एपेटाइट भी तो ज़्यादा हो गई ना, उस हिसाब से रिस्क लेने की हमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, वो उनका गला पूरी तरह दबेगा। रिस्क लेने की एपेटाइट तो है पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक को उसकी कीमत नहीं पता, पर सरकार में मेरे ख्याल ये नहीं पता। पर सरकार में मुझे लगता है कि अंदाज़ा है सरकार को, क्योंकि आप देखिए कि जो भी पिछले क्राइसिस हुए हैं, 99 का क्राइसिस था, 2002 का था, 2008 का था, सरकार ने आर्मी से पूछा और आर्मी ने कहा देखो हम गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक 2013-14 की खबर थी, तो 2017 में भी एक और ख़बर आई कि हमारे पास 10 दिन से ज़्यादा का हाई इंटेंसिटी एम्यूनेशन नहीं है, हाई इंटेंसिटी वॉर एम्यूनेशन नहीं है। यानी कि जंग जिस इंटेंसिटी पे लड़ी जा रही है इस वक्त यूक्रेन में रशिया के बीच में, वो हमारे ऑर्डिनेंस वाले, मैंने उनसे बात भी की है, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि सरकार के पास 10 से 14 दिन से ज़्यादा का हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर के लिए एम्यूनेशन है। तो आर्मी ने भी सरकार को बताया तो होगा कि देखो जंग तो हो सकती है और हमारी ताकत भी पाकिस्तान से ज़्यादा है, पर इसका नतीजा क्या निकलेगा कोई 100% गारंटी नहीं है, और हमारे क्या नुकसान होंगे वो भी पता नहीं एग्जैक्टली कितने होंगे, क्योंकि कार्ल फॉन क्लॉज़विट्ज़, जिन्हें हम गॉड ऑफ वॉर मानते हैं आईआर में, वो अलग बात है, वो नेपोलियन को मानते थे गॉड ऑफ वॉर, पर वो कहते हैं कि देखो जब जंग होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट चांस का होता है,
और किस तरफ मोड़ पलटेगी ये कोई एडवांस में कह नहीं सकता, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें फ्रिक्शन होता है, आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, फॉग ऑफ वॉर होता है, आपको पता नहीं होता क्या होने वाला है, जो आप ऑर्डर देते हो वो फ्रिक्शन की वजह से पहुंच नहीं पाते हैं फ्रंट तक सही से, और दूसरा आदमी भी आपके ऊपर रिएक्ट कर रहा है ना। वॉर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पत्थर के ऊपर एक्शन कर रहे हैं, दूसरी साइड भी रिएक्ट कर रही है, सो इट्स अ रिएक्टिव प्रोसेस। और चौथी तो वो उनकी राय में वॉर जो है वो पॉलिसी का एक और मीन्स है। वॉर को अलग से ना देखा जाए, वॉर इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन्स, उनकी फेमस कहावत है जो सब लोग कोट करते हैं। यानी कि वॉर में पहले क्या एम है आपका, पॉलिटिकल एम, वो पहले आना चाहिए। आप पहले डिसाइड करें कि आपको पॉलिटिकली क्या अचीव करना है, और फिर आप वॉर करें। गोल क्लियर होना चाहिए आपका, उसी पे तय होगा कि वॉर जीती या हारी आपने। अगर गोल मिला तो जीते, नहीं मिली तो हारे। नहीं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर गोल क्लियर नहीं है तो वॉर बहुत लंबी खिंच सकती है और कहीं और पहुंच सकती है। तो वो एक और चीज़ है, और आप जो चाह रहे नतीजा वो उसकी जगह कुछ विपरीत नतीजा निकल सकता है। तो क्लॉसविट्स जो हैं वो कहते हैं कि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं पर ख़त्म आपके हाथ में नहीं है। और वो एक और बात कहते हैं कि जंग जो है वो एक बार का वार नहीं है, अक्सर जंग जो है वो एक सिंगल इवेंट नहीं होता। दूसरी बात वो कहते हैं कि आपका एनिमी डिसअपियर नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है कि वो दूसरा मुल्क बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। यानी कि फ्रांस और जर्मनी में कई दफ़ा वॉर हुई, पर ऐसा नहीं हो कि फ्रांस ख़त्म हो गया या जर्मनी गायब हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले सारे स्टेक होल्डर्स आज भी हैं, सेकंड वाले भी सब बैठे हुए हैं, कोई कहीं नहीं गया। तो आप अपने जो पड़ोसी उनको चुन नहीं सकते, तो बेहतर वो क्लॉसविट्ज़ भी ये कहता है कि बेहतर यही है कि आप अपने मसले हल कर लें अपने बीच में। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए। अच्छा, FATF की तलवार लटकी हुई थी पाकिस्तान पर, और बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला किसी तरह से, और उसने दुनिया को भरोसा दिलाया कि भाई हम टेररिज्म नहीं फैलाते बल्कि हम तो उससे पीड़ित हैं, हम कर रहे हैं कोशिश इसे ख़त्म करने की। अभी ये जो कुछ हुआ उससे उसकी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी गिरने की कोई आशंका है या नहीं है, या दुनिया इस तरह के भारत पर हुए हमलों को बिल्कुल उससे अलग होके देखती है ख़ुद को कि भारत पे हो रहा है? क्योंकि हमने ये तो देखा है पहले भी कि यूरोप पे होने वाले हमलों का वज़न बहुत है, अमेरिका पर हमला होता है, UK पर होता है, बहुत वज़न है। हिंदुस्तान में लोग मरते रहते हैं और इतना वज़न दिखता नहीं दुनिया में। ये हर जगह दुनिया में दिखता है कि जो अमीर आदमी है ना, उसकी चोट, उसकी तकलीफ़ पे बहुत हाहाकार होती है। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति का भी एक रिफ्लेक्शन जिसे कहेंगे आईने में दिखता है। और FATF, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को FATF से हटा दिया गया। उस वक्त FATF पे जब लाया गया था तो ट्रंप सरकार ही थी, उस वक्त 2019 की बात है, और पाकिस्तान पे एक तरह से सिर्फ हिंदुस्तान के एवज में प्रेशर नहीं डाला जा रहा था, अमेरिका अफ़गानिस्तान के एवज में भी प्रेशर डाल रहा था पाकिस्तान के ऊपर। अब वो इंटरेस्ट चला गया, अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से चली गई। अमेरिका ख़ुद मसरूफ़ है इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन में और ईरान में और यूक्रेन और अमेरिका में, तो उनकी अटेंशन है नहीं इतना उनकी बैंड। और डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, अंदरूनी चेंजेस बहुत हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस अमेरिका में। तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंसी है उसमें इतना उनकी अटेंशन में इतना है नहीं हिंदुस्तान इस वक्त। तो ये तो नहीं है कि दुनिया देख नहीं रही, दुनिया देख तो बिल्कुल रही है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं होगा ये हादसा। पर ये कि उस तरह की तवज्जो होगी जैसे हो रही थी 2019 में, 2008 में, ऐसा लग नहीं रहा। आपने देखा ही ट्रंप का बयान क्या था। मगर अकेला अमेरिका तो नहीं है इस दुनिया में, इधर चीन भी है, रूस भी है, फ्रांस भी है ना। वीटो तो 4 देशों के पास और भी है। इनकी क्या रिएक्शंस दिख रहे हैं, इनका क्या रीडिंग है, आपकी रीडिंग इनके बारे में क्या है? देखिए, जंग में तो कोई उतरेगा नहीं, चाहे चीन भी है, वो पाकिस्तान के फेवर में तो कोई उतरने नहीं वाला, ना पिछली किसी जंग में उतरा। कुछ माली हालात पे, कुछ हथियारों के हालात पे मदद कर सकता है। चीन ने कुछ ऐसा कहा अभी तक? चीन का स्टेटमेंट जो था वो ये था बेसिकली कि टेंशन कम किए जाएं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो उसको आप ये स्पिन कर सकते हैं कि कुछ पाकिस्तान के समर्थ में था, पर ऐसा है नहीं। एक स्टेटमेंट है जिसमें वो टेंशन कम करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं चाह रहे कि ये टेंशन और बढ़े। चीन चाहता है कि पाकिस्तान एक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक काउंटर वेट हो, पर ये नहीं चाहता कि जंग हो जाए।
उनके क्योंकि वैसे भी यूएस के साथ ट्रेड वॉर में चीन जो फंसा है, उसके बाद उसके पास सहारा एशिया के बाजार ही बचे हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि भारत से भी बड़ा झगड़ा जो उनका जापान के साथ है या कोरिया के साथ है, मतलब ऐतिहासिक झगड़ा, बिल्कुल। उसके बावजूद वो एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं कि आओ चलो आपस में एक दूसरे को सामान बेच लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हालात में भारत के साथ वो भारत को धकेलना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं धकेलना चाहेगा, वैसे भी नहीं धकेलना चाहता। 100 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है हमारे साथ, चीन को हमारे साथ व्यापार में बहुत फ़ायदा है, इन्वेस्टमेंट है बहुत, इन्वेस्टमेंट भी है, तो चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता। इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में ज़्यादा है चीन का, तो ना उसको ख़तरे में लाना चाहता है, ना इस व्यापार को ख़तरे में लाना चाहता है, तो चीन नहीं चाहता। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिनके साथ ऐतिहासिक उनके रही हैं जंगें, जापान और कोरिया, उनके साथ उनके आर्थिक हालात इतने मजबूत हैं और अब अमेरिका से वो प्रेशर में हैं, तो वो और भी ज़्यादा इन पे निर्भर हैं। तो चीन तो नहीं चाहता। ये गलत है जो लोग कह रहे हैं कि चीन करेगा या चीन करवा रहा है या चीन इसमें इंटरेस्टेड है, ये गलत है। पाकिस्तान का तो बहुत भरोसा है ना चीन पर कि अगर लड़ाई हो गई तो चीन हमारे साथ होगा। पर आपको मैंने पहले भी कहा था पिछले पॉडकास्ट में कि 71 की जो जंग थी ना, उसमें पाकिस्तान ने एक चिट्ठी भेजी, एक टेलीग्राम भेजा चीन को, और चीन ने भी वापस भेजा टेलीग्राम, जिसमें कहा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं जैसे हम हमेशा थे। हमेशा थे का मतलब है ना 65 की जंग में भी उनकी तरफ से नहीं लड़े, ना 71 की जंग में उनसे लड़े। इतना ज़रूर किया चीन ने कि अपने बॉर्डर पे ट्रूप्स कुछ यहाँ से वहाँ किए और वहाँ से यहाँ किए, कुछ इनको मदद पहुँचाई, पर चीन जंग में घुसा नहीं। और 71 में बांग्लादेश निपट गया, तो ईस्ट पाकिस्तान निपट गया, बांग्लादेश बन गया। तो चीन से उनको उम्मीदें हैं, और हो सकता है चीन वो क्लेम कर रहे हैं कि चीन ने कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स दी हैं, तो वैसे भी चीन देता ही है, वो बेचता ही है उनको माल, तो उसमें नई बात क्या है। नहीं, अभी क्या बढ़ गई हैं सप्लाई? उन्होंने कहा है कि कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स चीन ने कल तो कुछ फोटो देख रहा था मैं इंटरनेट पर फैले हुए थे, कुछ डिलीवर किए हैं चीन ने एयर टू एयर मिसाइल्स। पर एयर टू एयर मिसाइल्स चीन वैसे भी डिलीवर करता रहा वक्तन फ़वक्तन, वो ख़रीदते भी रहे, कुछ डिलीवर होती रही। एयरक्राफ्ट भी हैं उनके पास चीनी, पनडुब्बियाँ भी हैं, जहाज़ भी हैं। इसराइल हमें सामान बेचता है, हम इसराइल के बहुत बड़े कस्टमर हैं, हम दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े ख़रीदार हैं, तो इसराइल से भी हम ख़रीदते हैं। और हमें इसराइल से एक टाइम पे काफ़ी फ़ायदा भी था, क्योंकि जिस वक्त हमारा अमेरिका के साथ हथियार नहीं ख़रीद पा रहे थे हम, तो इसराइल हमें वो टेक्नोलॉजी दे देता था। पहलगाम की घटना करीब करीब वैसी घटना की तरह देखा जा रहा है ऐसे, जैसे इसराइल के साथ हुआ था, हमास ने किया था। इसराइल के पास इतनी चीज़ें नहीं हैं कि वो हमारी इतनी मदद कर सके। एक दो चीज़ें हैं, यानी सिग्नल इंटेलिजेंस में, जैसे कि तौर पे वो सुन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस, उनके मैं उनके बयान के बारे में पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे पता है कि वो क्या क्या दे रहे हैं, आपने पहले ही जिक्र किया है। लेकिन अभी जो बयान आए हैं, मैं रीड ये करना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए कि आपने ज़रूर इनके विचार पढ़े होंगे इस हमले के बाद, कि कौन सा देश बहुत खुलकर कह रहा है भारत को कि हम साथ खड़े हैं, कौन सा देश बस कड़ी निंदा करके रह जा रहा है, और कौन सा देश पाकिस्तान की भी तरफ थोड़ा सी बात कह के कुछ बैलेंस बना रहा है। मैं ये समझने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत चीज़ें क्लियर होनी हैं। आज के दिन जब हम सोमवार को पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह, तब तक दुनिया में क्या हो रहा है पहलगाम को लेकर? देखिए, अब अंदर से क्या बात हो रही है ये तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, ना आप जानते हैं। दोनों मुल्कों को सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। सबसे अच्छा सैटेलाइट नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। मेरे ख़्याल से अगर पाकिस्तान भी चीन पे निर्भर होगा कुछ हद तक इंटेलिजेंस के लिए, सैटेलाइट। इसराइल का इतना हमारे हिसाब से इतना है नहीं फ़ायदा, मतलब वो खुद इसराइल जो है वो खुद अमेरिका पे निर्भर है सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए। तो पर हाँ, सिग्नल इंटेलिजेंस में इसराइल मदद कर सकता है। अगर इसराइल हमारे साथ मैं कहने की बात ये है कि अगर इसराइल हमारे साथ खड़ा भी है तो उससे हमें इतना कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है। मतलब जो था कल तलक, परसों तलक हमें बेच रहे थे सामान, वो आज तक बेचते रहेंगे। रूस खुद घिरा हुआ है, रूस की वजह से असल में हमें नुकसान है, क्योंकि रूस से हमने जो सामान ख़रीदा था उसमें से बहुत कम सामान रूस डिलीवर कर पाया पिछले 3 साल में। अब तक हमारी जो सेनाएं थी, फ़ौजें थी, उनको काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट मिल जाना चाहिए था, कुछ मिला भी। S-400 की हमने 3 बैटरीज़ ऑपरेशनलाइज कर दी हैं, वो तो हमारा एयर डिफेंस उसकी वजह से ताकतवर हो गया, पर जितना मिलना चाहिए था वो हमें पूरी तरह से मिल नहीं पाया, क्योंकि रूस खुद इस वक्त बहुत प्रेशर में है।
यूक्रेन की जंग की वजह से। एक देश और है जिसके बारे में मैंने सोचा था आप आएंगे तो ज़रूर पूछूंगा। प्रधानमंत्री मोदी उसका दौरा करने गए, अधूरा छोड़ा और लौट आए, सऊदी अरब। सऊदी। और फिर अब जब दुनिया को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही थी दिल्ली की तरफ से, तो उसमें सऊदी अरब का भी नाम था। इनफैक्ट जब जहाज़ गिरा था हमारा पिछली बार और अभिनंदन को वापस हम लाए, तो उसमें बहुत सारे लोगों का ये दावा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का और खुल के कहा है कि इसमें सऊदी अरब की मध्यस्थता बड़े काम आई थी और अभी भी सऊदी अरब एक मीडिएटर के तौर पर भूमिका निभाना चाहता है। ये अचानक से सऊदी अरब, जिसका इतना रुझान पाकिस्तान में था, मस्जिदें बनवा रहा था सबसे बड़ी बड़ी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ जाके सेवा दे रही थी, हूतियों के खिलाफ कोलेशन करवा रहे थे। इनफैक्ट जमातुद्दावा जैसे संगठन सऊदी अरब के समर्थन में और हूतियों के खिलाफ पाकिस्तान में इतने सक्रिय थे, और भारत का अचानक से उनके साथ इतनी दोस्ती हो गई। और क्या ये दोस्ती भरोसा करने लायक है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तब सऊदी अरब बीच बचाव करेगा या किसी एक तरफ खड़ा होगा और वो जो तरफ होगी वो भारत होगी? इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो देखिए, सऊदी अरब जो था उसके बहुत करीबी ताल्लुक़ात थे पाकिस्तान के साथ, पर इस उम्मीद में थे कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। इनको झटका ये लगा कि जब 2016 में इनकी हूतियों से हुई मुठभेड़, तो पाकिस्तान फ़ौज आई नहीं, और कुछ अच्छी वजहें थी उनके नज़रिए में जिसकी वजह से वो नहीं आए। एक तो उनको लगा कि ये जंग हमारी है नहीं, दूसरी बात ये हम फंस जाएंगे इसमें, तीसरी बात ये कि ये फालतू का पंगा ले रहे हैं सऊदी। तो पाकिस्तानी फ़ौज आई नहीं। जब ये हुआ तो उनको झटका ये लगा कि भाई देखो, हम इन पे निर्भर नहीं हो सकते, हमने इनके लिए काफ़ी कुछ किया पर उसके बावजूद ये हमारी नहीं आए। और उनको एक झटका अमेरिका से लगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 के आसपास कुछ स्ट्राइक्स हुए पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और आरामको, इन सब के ऊपर सऊदी अरब में, और 2017, 18, 19 में हुए, और सऊदी अरब को मदद नहीं मिली अमेरिका से। सऊदी अरब समझ गया कि भैया हम अकेले ही हैं इस दुनिया में और अपना खुद संभालो। वो फिर हिंदुस्तान की तरफ और रुझान करने लगे। एमबीएस के आने से भी कुछ बदला नजरिया? हाँ बिल्कुल, एमबीएस के आने से तो बदला ही, पर ये भी इसलिए भी बदला कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान इतने काम नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, कि जब वहाँ से इतना फ़ायदा नहीं है तो यहाँ से जो फ़ायदा हो सकता है वो तो लें। तो सऊदी अरब की पोजीशन बीच में आने लगी, न्यूट्रल होने लगी, और बल्कि कुछ तरह से व्यापारिक तौर पे तो हिंदुस्तान से ज़्यादा रुझान हो गया, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो गए। इसी तरह से यूएई का भी हुआ कि हिंदुस्तान के फेवर में हो गया। पर हमें जंग के वक्त इनके मीडिएशन से कोई ख़ास मदद नहीं है। मैंने आपको बताया कि मीडिएशन हर जंग में हुई, 65 की जंग में हुई, 71 की जंग में हुई मीडिएशन, 48 की जंग में हुई मीडिएशन, हर क्राइसिस में हुआ। हिंदुस्तान के इससे पहले 6 क्राइसिस हो चुके हैं 1980 से। 87 में सबसे पहला क्राइसिस होता है न्यूक्लियर क्राइसिस, जिसमें जनरल सुंदर जी ने ब्रास टैक्स की एक्सरसाइज की थी। उसके बाद से 5 और क्राइसिस हुए और ये 7वां है जो आज हो रहा है। किसी भी क्राइसिस में मीडिएशन से कुछ भी हल नहीं हुआ। दोनों मुल्क जब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं किए या खुद एग्जॉस्ट नहीं हुए, खुद थक नहीं गए, तब तक उन्होंने अमन डिक्लेयर नहीं किया, ना 48 की जंग में, ना 65 की, ना 71 में। उन्होंने मीडिएशन को बतौर एक्सक्यूज़, बतौर बहाना इस्तेमाल किया है। यानी कि जब अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट हो गए या नहीं लड़ना चाहते थे और आगे, तो उन्होंने मीडिएशन में गए, नहीं तो मीडिएटर की बात नहीं सुनी। हिंदुस्तान ने तब तक मीडिएटर की बात नहीं सुनी 71 में, जब तक ढाका नहीं गिर गया। अगर मीडिएशन की बात सुननी होती तो पहले ही रुक जाते। जब ढाका गिरा उसके बाद ही मीडिएशन की बात सुनी ना। तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिएटर्स का तो खैर इसमें कोई बहुत बड़ा रोल खास रोल नहीं है। अच्छा, लेकिन वेस्ट एशिया में हमने अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं, है ना। हम तो ईरान से भी बढ़िया बातचीत है अपनी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हम बात करने में हिचकेंगे। और उधर मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत कस्में खाई जाती हैं, ईरान से दोस्ती है उनकी, जबकि ऐसा भी नहीं है कि इतनी अच्छी दोस्ती है। कल पिछले हाँ, इतनी भी नहीं है। पिछले साल मिसाइल मार रहे थे, अपने आपस में भी चलता है। तो ये जो नए बदले हुए समीकरण हैं, इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में प्रोजेक्शन है ही कि हिंदुस्तान में एक दक्षिणपंथी सरकार आई हुई है, हिंदू दक्षिणपंथी सरकार, लेकिन इसके बावजूद ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे संबंध वेस्ट एशिया में अच्छे नहीं हैं। तो क्या ये सही वक्त है जब हमें इनका उपयोग करना चाहिए पाकिस्तान को अलग थलग करने में? हाँ, हिंदुस्तान के उसके पड़ोसी है ना उधर तो कई। हाँ, हिंदुस्तान के भी हो गया, ईरान भी हो गया। हिंदुस्तान के सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं, ईरान के यूएई के साथ अच्छे हैं, और ईरान के साथ
ये नहीं कह सकते कि हमारे पाकिस्तान से कम संबंध हैं। ये हो सकता है कि हाँ पाकिस्तान का वो पड़ोसी है और तो उसके हालात उनके साथ बेहतर हों, पर हमारे भी बहुत अच्छा है उनके साथ संबंध है। ख़राब भी हैं, इस वजह से कुछ ख़राब भी हैं। और हमारे पास अच्छी खासी शिया आबादी है और उसका भी रिस्पेक्ट होता है, उसके भी रिस्पेक्ट है। और हमारे अफ़गानिस्तान, मज़े की बात है हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे खासे हैं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ बिगड़े हुए से लग रहे हैं मिजाज अफ़गानिस्तान से। तो पर इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान यूएई और सऊदी अरब पे तो निर्भर था कुछ हद तक आर्थिक मदद के लिए, तो वो कुछ कर सकते हैं हम हाँ आर्थिक तौर पे उनसे बात करके। पर बाकियों के साथ पर वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की मदद कम करते जा रहे थे आर्थिक तौर पे। इसीलिए पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना पड़ रहा था। पहले तो सऊदी अरब यूएई से मदद मिल जाती थी तो IMF के पास इतना जाना नहीं पड़ता था, कुछ चीन से मिल जाती थी। अब क्या हो गया कि हल्के हल्के सबने अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए हैं। ये पाकिस्तान की एलीट को समझना होगा, मेरे ख्याल से वो समझ ही रहे हैं, तभी मुनीर ये सब कर रहे हैं। एक तरह से वो फंसते जा रहे हैं उनकी इकॉनमी। आपको पता है कि हमारी इकॉनमी जो थी वो एक ज़माने में हमारी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के बराबर थी, बल्कि पाकिस्तान की कुछ हमसे ज़्यादा थी 80s तक। और हाँ, फिर तब अयूब के समय और फिर हमारी तब से 90s से हमारी ज़्यादा होती गई। अब ये आलम है, चीन की हमसे ज़्यादा होती गई। चीन की तो बहुत आगे निकल गई, चीन की हमसे खराबी थी 92 तक, मतलब 90 तक तो हम मतलब करीब टक्कर चल रहे थे। अब चक्कर ये कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हमसे इतनी बदतर है कि उनको ये जो बार बार हिंदुस्तान के साथ प्रेशर बनता है और टेंशन बनता है, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो और ख़ासतौर से इस वक्त पे जब वो IMF पे इतने ज़्यादा निर्भर है, तो यही मैं ऐसा कह रहा था आपसे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इस वक्त इन्होंने राजनीतिक वजहों से ये चूज़ किया है और इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग भी उन्हीं की चॉइस की है या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। हम लोग कुछ तो इशारा पहले मिल जाता था कि भाई ये वाला जो कदम उठाया गया है इसमें आर्मी और सिविल गवर्नमेंट जो है साथ में है, इनके हिसाब से हो रहा है। अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो मतलब मिस एडवेंचर टाइप ना साबित हो जाए। उसके लिए पता चला कि मुनीर साहब ने तो करवा दिया था, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट जो है मजबूरी में बैक कर रही है। उसे भी आइडिया नहीं था कि ये सब होने वाला है। नहीं, ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि पहले ये था कि सिविलियन गवर्नमेंट जब इमरान खान था तो इतनी कमज़ोर नहीं थी। सिविलियन गवर्नमेंट का भी एक पल्ला भारी था, आर्मी का भी एक पल्ला था, और दोनों का जब तक एग्रीमेंट नहीं होता था कोई चीज़ नहीं होती थी। अब इस वक्त आर्मी का पल्ला बहुत भारी है और इनको सुनना पड़ रहा है शहबाज शरीफ को, उनकी बातें हैं, ये जाहिर तौर पे दिख रहा है कि तो अब आप ये ज़्यादा कह सकते हैं कि भाई अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो आर्मी पे ज़्यादा पड़ेगी। शहबाज शरीफ कमज़ोर प्रधानमंत्री भी दिखने लगे हैं क्या? क्योंकि नवाज शरीफ के जीवन में तो बहुत सारे रंग हैं और सबसे अच्छे संबंध भी हैं भारत के साथ उनके दौर में, सबसे ख़राब संबंध भी हैं उनके दौर में, और वो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बार बहुत लोग गवाह हैं इस बात के जब वो ये कहते रहे कि हमें तो दोस्ती ही करनी है, लेकिन हम करें क्या, इस्टेब्लिशमेंट भी है, इसका भी देखना पड़ता है, उसका भी देखना पड़ता है। लेकिन शहबाज शरीफ के रिकॉर्ड में तो कुछ भी ऐसा दिखाई ही नहीं दिया जब से आए हैं कि भारत के साथ कुछ भी नॉर्मलाइज हो रहा हो। और अभी भी जिस तरह से वो लोग हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन, लग रहा है कि वो लापरवाह ज़्यादा हैं। सच बोलूं तो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को ही खा गई, क्योंकि जो ये कश्मीर का मसला हुआ 47-48 से शुरू, और उससे पहले से भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 1/3 से ज़्यादा फ़ौज जो थी वो पाकिस्तान को मिल गई। अब जब इतनी बड़ी फ़ौज मिल गई कंट्री के साइज़ के मुताबिक, तो उसको सस्टेन भी करना था, उसको खाना पीना भी चाहिए था, उसको हथियार भी चाहिए थे। तो आर्मी का रोल, और क्योंकि शुरुआती जंग से हुई 48 की जो कश्मीर की जंग थी उसी से शुरुआत हुई, तो आर्मी का रोल बढ़ता गया और वो आर्मी पाकिस्तान के बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खाती गई। फिर ये आलम आ गया 90s तक कि 50% से ज़्यादा पाकिस्तान गवर्नमेंट का बजट जो है वो आर्मी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जिसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं, वो उसमें चला गया। यानी कि आधे से कम गवर्नमेंट का बजट जो है वो गवर्नमेंट की तनख्वाहों पे, और उससे भी कम बजट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होने लगा। ये इसका बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ख़राब होने में। फिर ये जो
करते थे इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए, वो बाहर से मदद लेते थे। इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन की ज़बान में कहते हैं एक्सटर्नल बैलेंसिंग। कभी अमेरिका से मदद लेते थे, कभी चीन से मदद लेते थे। उसके चक्कर में इन्होंने 1979 में बिल्कुल ही बिछ गए अमेरिका के साथ रशिया को हराने में। उसके चक्कर में इतने हथियार आ गए पाकिस्तान में, इतने गुट बन गए पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि फ़ौज चाहती थी कि पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर हो ज़िया उल हक के अंडर, तो उन्होंने मुहाजिर कौमी मूवमेंट खड़ा कर दिया कराची में। तो इस तरह से कई गुट बनते गए और इतने सारे गुट बन गए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। आप इतना वायलेंस होगा तो कौन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन वहाँ पे निवेश करेगा? अभी तो पिछले दिनों वहाँ KFC में तोड़फोड़ हो रही थी। उसके पहले जब इमरान खान वाला मामला हुआ तो वो महंगी महंगी गाड़ी के शोरूम्स जो हैं उनमें भी आग लग रही थी। तो इन्वेस्टमेंट की हालत तो वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है ही। तो वहाँ के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जब मैं उन्हें सुन रहा था तो यही कह रहे थे कि आप कभी भी, जब तक आप यहाँ शांति नहीं बना लेते, जब तक आप लोगों को ये ना लगे कि यहाँ पैसा लगा के उनका पैसा सेफ़ है, उनकी फैक्ट्री सेफ़ है, उनके वर्कर सेफ़ हैं, कोई नहीं आएगा, तब तक आप यही करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो वहाँ ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 1980 से सन 80 के दशक से शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे मज़हब का बोलबाला बढ़ा ज़िया के अंडर और ये गुट बनने लगे तो आतंक भी शुरू होने लगा, वायलेंस भी शुरू होने लगा। और एक तरह से पाकिस्तान एक तरह से विक्टिम भी है, क्योंकि जो शिया सुन्नी की लड़ाई शुरू हुई ईरान और सऊदी अरब के बीच में 79 की रेवोल्यूशन के बाद से, उसमें शिया ग्रुप को तो ईरान सप्लाई करता था पैसे और सुन्नी ग्रुप्स को सऊदी अरब करता था। आपने नाम भी सुने होंगे, सिपाही साहबा और ये सब। तो कुछ सऊदी अरब के फंडेड थे, कुछ शिया ग्रुप जो थे वो ईरान के फंडेड थे। तो और कुछ ज़िया ने किया। तो और कुछ अफ़गानिस्तान में जो जिहाद हुआ ये रशियंस के ख़िलाफ़, उससे इतने ज़्यादा हथियार आ गए कि सन 80 के दशक से ही निवेश इन्वेस्टमेंट वहाँ कम होने लग गया था, उनकी आर्थिक स्थिति पे असर होने लग गया था। यानी कि एक तरह से समझा जाए तो पाकिस्तान पिछले 35 साल से क्राइसिस में है, एक तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस में है। और उसकी वजह से ना इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है एजुकेशन में, ना हेल्थ में, ना डेवलपमेंट में। तो आपको इन चीज़ों का असर एकदम से नहीं दिखता। आपको एक्सट्रीमिज़म का, वायलेंस का, कम निवेश का, कम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, हेल्थ का, एजुकेशन का एकदम से नहीं दिखता। इनका असर दिखता है 10, 15, 20 साल में जाके। तो पाकिस्तान में दिखने लगा है। 35 साल से ये हालात थे और तकरीबन 25 साल से इसका असर दिखने लगा है। 25-30 साल से इसका असर दिखने लगा है। 5-10 साल के बाद ही इसका असर दिखने लगा था और अब हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये तो कुछ संभलना पड़ेगा। अब ये कैसे संभलेगा, ये और गिरेगा हालात और फिर संभलेंगे या नहीं संभलेंगे, या कब तक ऐसे हालात रहेंगे, ये साफ नहीं है। एक प्रश्न शाश्वत है जो सब पूछते हैं और सब उसका जवाब देते हैं। कमज़ोर पाकिस्तान भारत के हित में या नहीं है, क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। सवाल ये कितना कमज़ोर, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो परमाणु हथियार पे कंट्रोल ना रहे। इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वहाँ से रेफ्यूजी आने लगें आपका बॉर्डर क्रॉस करके। इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वहाँ ये गुट पैदा हो जाएं और तादाद में, जो आपके बॉर्डर एरियाज़ को डिस्टेबलाइज़ कर दें, आपके कश्मीर को डिस्टेबलाइज़ कर दें। तो चाहे बहुत ताकतवर ना हो, पर इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमारे हित में नहीं है मेरे ख्याल से। ओके अभी पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग आकलन करने लगे हैं कि अगर परमाणु युद्ध हो ही गया तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो आर्टिकल्स भी लिखना शुरू कर दिए हैं कि भारत अगर एस्केलेट करने ही वाला है वॉर की तरफ तो फिर वो पहले क्या करेगा, फिर उधर से पाकिस्तान क्या करेगा। तो भी कल्पनाओं में युद्ध तो चलना शुरू हो गए। ऐसी कोई तस्वीर खींचना चाहे तो खींच लीजिए आप। तो मुझे एक बात की बहुत फिक्र है। एक चीज़ होती है जिसे इंटरनेशनल रिलेशन में हम कहते हैं न्यूक्लियर फायर ब्रेक। न्यूक्लियर फायर ब्रेक जो होता है वो एक तरह से एक ब्रेक होता है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ पे। वो एक नॉर्मल फायर ब्रेक होता है जंगलों में, कि हम कुछ एरिया जंगलों का खाली कर देते हैं ताकि आग जो है वो जंप ना कर पाए एक जगह से दूसरी जगह। तो बीच के जो पेड़ होते हैं और घास होती है वो साफ कर देते हैं। अच्छा। तो उसको फायर ब्रेक कहते हैं, फायर को ब्रेक करता है। तो एक तरह का एक न्यूक्लियर फायर ब्रेक भी था दुनिया में। यानी कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुए, वो भी कुछ दिन के फासले से अमेरिका ने इस्तेमाल किए जापान पे।
उसके बाद से ना अमेरिका ने इस्तेमाल किए हैं ना किसी और ने इस्तेमाल किए हैं। यानी कि उनको माना गया कि ये कुछ अलग किस्म के वेपन हैं, ये वो वेपन नहीं है, ये वो हथियार नहीं है जो आम जंग में इस्तेमाल किए जा सकें, और इनके अगेंस्ट एक टैबू बन गया कि ये। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है एक तरह से। पर मैं अब उस पर आऊँगा कि वो जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है या पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है, टीवी पॉल एक एकेडमिक हैं, एक प्रोफेसर हैं कनाडा में, जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के ही हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है ट्रंकेटेड एसिमेट्री, कि एसिमेट्री तो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी हिंदुस्तान ज़्यादा ताकतवर है, पर ये ट्रंकेट हो जाती है, कट जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान को कुछ फ़ौज जो है वो चीन के बॉर्डर पे भी लगानी पड़ती है। तो जो फ़ौज हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाते हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है, पर बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। हम ओवरवेलमिंगली सुपीरियर नहीं है। अटैक के लिए ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी चाहिए होती है, चाहे वो अमेरिका का कोई अटैक देख लें आप इराक़ पे, या रशिया का देख लें, या इजराइल का देख लें, कि आपको जब अटैक में आपको ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी नहीं है, तो ट्रंकेटेड एसिमेट्री है। पर अगर ये एस्केलेट होती रही, जिसको हम एस्केलेशन लैडर कहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करते रहे, एक छोटे लेवल से ऊपर लेवल पे जाते रहे, तो एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। यानी कि 1 किलो टन, सब 1 किलो टन, 2 किलो टन के वेपन्स हैं, छोटे वेपन्स हैं, कि इंडिया ने देखा ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कि हमारी फ़ौज है तो बहुत बड़ी, पर हमारे पास क्विक रिएक्शन टाइम नहीं है। हमारी जो 4 स्ट्राइक कोर्स हैं उनमें से 2 अंदर कुछ तरफ हैं, यानी कि एक अंबाला पे है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये पब्लिकली इन्फॉर्मेशन है, आप गूगल कर सकते हैं। एक अंबाला पे है, एक भोपाल में थी, एक मेरठ में थी जिसे लद्दाख में मूव कर दिया, और एक ईस्टर्न फ्रंट में चाइना के लिए 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर है। तो हमें टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए, अपनी फ़ौज बॉर्डर पे पहुँचाने के लिए। जब पहुँच जाती है तो बहुत ताकतवर है, पर उसे वक्त लगता है। तो हम क्यों ना एक कुछ फास्ट मूविंग इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स बनाएं जो क्विकली रिएक्ट करें। इसको नाम दिया गया कोल्ड स्टार्ट का, आपने शायद नाम भी सुना होगा, ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट, कि हम अगर कुछ भी होगा तो हम एकदम से रिएक्ट कर सकते हैं और शैलो स्ट्राइक्स कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के 50 किलोमीटर के अंदर या 70 किलोमीटर तक अपनी ब्रिगेड्स अंदर भेज के उनकी टेरिटरी पकड़ सकते हैं, 30 किलोमीटर तक उनकी टेरिटरी पकड़ सकते हैं। इस तरह से हम उनको पनिश कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने भी ये देखा कि हमें पहले तो एडवांटेज था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं वो बॉर्डर के ज़्यादा पास हैं। तो पाकिस्तान 2 तरह की फॉर्मेशन होती हैं, एक स्ट्राइक कोर, एक डिफेंसिव कोर, कि पाकिस्तान डिफेंसिव कोर ज़्यादा जल्दी डिप्लॉय कर सकता है। पर पाकिस्तान देखा कि अगर इंडिया कोल्ड स्टार्ट करेगा तो फिर हमें कुछ और किस्म का हथियार चाहिए होगा, तो उन्होंने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स निकाले कि हम इनको यूज़ कर देंगे फ़ौज के ऊपर, तो हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ रुक जाएगी। तो हिंदुस्तान ने उसका जवाब में ये किया कि हिंदुस्तान ने कहा अगर तुम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करोगे तो हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। यानी तुम हमारी फ़ौज पे अगर छोटा वेपन गिराओगे, हम इसको न्यूक्लियर वेपन ही मानेंगे, और हम तुम्हारे शहरों पे फिर गिराएंगे और तुम्हारे बड़े टारगेट्स पे गिराएंगे। तो ये एस्केलेट बहुत फास्ट हो सकती है वॉर, अगर एक दूसरे में कुछ लैडर पे हमने फायर, तो हमारा न्यूक्लियर फायर ब्रेक नीचे जाता जा रहा है। मैं जो बता रहा था ना कि जो कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर वॉर के बीच में जो फासला है वो कम होता जा रहा है। और मैंने और आपने भी मतलब गूगल कर सकते हैं, रटगर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो रिपोर्ट है, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की, जिसमें 2019 का एक रिसर्च आर्टिकल है कुछ साइंटिस्ट का, कि अगर दोनों मुल्कों ने परमाणु हथियार किए, और उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगाई है, उन्होंने लगाया है कि हिंदुस्तान 100 के करीब न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, पाकिस्तान 150 के करीब न्यूक्लियर वेपन करेगा। अंदाज़ा ये है कि दोनों के पास 200 के करीब हैं, पर हिंदुस्तान कुछ चीन के लिए रोक के रखेगा, उनका अंदाज़ा ये है। और वो कहते हैं कि अगर मीडियम साइज़ के भी इस्तेमाल किए, 45 किलो टन के न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए, तो 5 से 13 करोड़ आदमी मारे जाएंगे। पूरी दुनिया में इसका धुआं फैल जाएगा, रेत। 30% सनलाइट कम हो जाएगी, 30% के करीब रेनफॉल कम हो जाएगी, और 30% के करीब फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। 5 डिग्री टेम्परेचर कूल हो जाएगा दुनिया का अगले 10 सालों तक। अगले 10 सालों तक, हाँ बिल्कुल सही। तो आपने भी वो पढ़ी लगता है। तो आप समझिए कि 30% अगर फूड कम हो गया, आपका
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसमें कितनी मिलियन और मौतें होंगी, फिर रेडिएशन से कितनी मौतें होंगी, क्योंकि जितने लोग हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए थे वो आधे ही थे जो बम में मरे, उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग फिर रेडिएशन से मरे दसियों साल तक, उसके बाद फिर आप भूखमरी लगाएं उस पर, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका नतीजा हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है। तो ये न्यूक्लियर फायर ब्रेक को नहीं होना चाहिए कम, हमें किसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आंकड़े ये सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है, ये जो धुआं फैलेगा ये पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरे विश्व में। तो जब टेम्परेचर कम होगा, सनलाइट कम होगी, तो वो यूरोप में भी कम होगी, नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में भी कम होगी, जापान में भी कम होगी, चीन में भी कम होगी फूड का प्रोडक्शन। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका असर नहीं होगा। मगर फिर भी कोई सीरियसनेस दुनिया में तो दिखाई दी नहीं इस बात को लेकर। असल में हुआ क्या है कि जो आपने सुना होगा बचपन में वो कहानी कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत बनने के बाद, मैंने जैसे बताया 1980 से, ये 7वां क्राइसिस है। तो अब दुनिया को लगता है कि भाई जैसे इन्होंने पहले 6 निपटा लिए, ये 7वां भी ऐसे ही निपटा लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हर बार नहीं हो पाता है। हमने ये देखा है कि कंट्रीज़ के बीच में भी जब जंग हुई, बहुत क्राइसिस हुए पहले। लोग कहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तकरीबन 10-20 साल क्राइसिस चलते रहे, अगर आपको पता हो। 1890 से जर्मनी के बीच में और इंग्लैंड के बीच में और ये फ्रांस के बीच में, फिर एकदम से हो गई जंग एक दिन। एक क्राइसिस नहीं सॉल्व करवा पाए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमें टेररिस्ट अटैक से 10 बार बचाती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और एक बार भी वो अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसी तरह से 10 बार हम क्राइसिस से निकल जाते हैं। पर एक बार अगर हम क्राइसिस में चले गए और वो जंग बन गई। दोनों तरफ के कुछ लोग तो मांग कर रहे हैं वैसे कि एक बार हो जाए। लोग कर रहे हैं मांग, पर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे मीडिया की, लेकिन थैंक गॉड दोनों तरफ कम से कम सरकारें थोड़ी सी मतलब दायित्व बोध से भरी हुई हैं। कम से कम ऐसा मामला नहीं हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हो गए कि अमेरिका ने कर ही दिया। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग इसलिए भी कह रहे हैं, इनको ना इसके पूरी तरह से पता है, इन्होंने जंग देखी नहीं है, ये इससे वाकिफ़ नहीं है इसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस से। मीडिया में भी कुछ लोग भड़का रहे हैं इनको, और कुछ लोग सरकार में भी पूरी कॉस्ट नहीं बता रहे, पूरी कीमत नहीं बता रहे जो हमें चुकानी पड़ेगी लाइव्स में, ज़िंदगियों में, आर्थिक स्थिति में। वो पूरे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग भड़का। अगर ये पूरी तरह से समझें कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, तो कोई आदमी अपने सही दिमाग में इसको आसानी से ना लेगा, हल्के में ना लेगा। अब 1-2 आखिरी सवाल हैं। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि पाकिस्तान को भी मालूम है कि हिंदुस्तान कभी ऐसा रिस्क नहीं लेगा, ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का ही है, ज़्यादा लोग हमारी तरफ हैं, आर्थिक महाशक्ति उन्हें तो बनना नहीं है, उनके तो रिकॉर्ड मतलब है ही नहीं कहीं दूर दूर तक ख्वाबों में, हम ही चल रहे हैं उस तरफ। तो अब जैसे भी धीरे धीरे चल रहे हैं, तेज़ चल रहे हैं। लेकिन यही मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं यही तो वजह नहीं है कि पाकिस्तान को मालूम है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा कभी कदम उठाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास भी है, उनके पास भी है, तो जो मन चाहे करते रहो। ऐसा नहीं है, नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछला क्राइसिस था 2019 में पुलवामा वाला, उसमें इमरान खान की जो बातें थी उससे ये झलक रहा था कि वो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं उससे वाकिफ़ हैं। वो बार बार ये कह रहे थे इमरान खान की, देखो इसके नतीजे ख़राब हो सकते हैं, हम दोनों परमाणु शक्ति हैं। वो बचना चाह रहे थे, वो इसको दबाना चाह रहे थे। सेनाध्यक्ष बदल गया है सेनाध्यक्ष बदल गया है वहाँ, सेनाध्यक्ष बदल गया, सरकार बदल गई है वहाँ। ये वाला प्रधानमंत्री इतना पॉपुलर भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आसिम मुनीर जो हैं वो ज़्यादा आक्रामक लग रहे हैं उनकी बातों से भी, और जो उन्होंने इमरान खान के साथ किया है उससे भी, मतलब जो अंदरूनी उनके अभी जो 4-6-8-10 दिन पहले जो उन्होंने कहा है उससे भी उनका झगड़ा हिंदुस्तान से नहीं है, हिंदुओं से भी है। तो ये लग रहा है कि, और उनको, मुझे लग रहा है कि उनको अंदरूनी ख़तरा भी है अपनी पोजीशन के लिए, आर्मी की पोजीशन के लिए। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले जो पाकिस्तान के रूलर है, जो इस वक्त आर्मी चीफ़ है, उनका रवैया, उनकी सोच अलग है। पर फिर भी ये नहीं हो सकती कि परमाणु जंग हो जाए, ये वो भी 100 बार सोचेंगे उससे पहले, तो वो हल्के में नहीं लेंगे इसे। और हमारी तरफ भी जो हमारे चीफ़ हैं आर्मी के और प्रधानमंत्री हैं, वो इस तरह के नहीं है कि इसको हल्के में लें। पर ये कह नहीं सकते कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, राजनीतिक सिचुएशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब कारगिल हुआ
तो आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम बहुत कम कीमत पे इनको हटा सकते हैं, पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा सर्दियों के आने का। वो था महीना जून जुलाई का। उन्होंने कहा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जब बर्फ़ गिरेगी खुद ही भागेंगे और हम इनका घेराव कर लेंगे, हम इनकी सीज कर लेंगे। पर प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, मेरे पास इतना राजनीतिक वक्त नहीं है, हमें करनी पड़ेगी चढ़ाई। इसी तरह से कॉलिन पावल ने कहा बुश से 91 की गल्फ वॉर में, जनरल कॉलिन पावल ने कहा कि देखिए हम सद्दाम हुसैन को आराम से हरा सकते हैं इसका ब्लॉकेड करके, साल भर दीजिए मुझे 11 महीने, 10 से 11 महीने। बुश ने कहा नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है राजनीतिक कि मैं आपको 10 महीने दूं, चढ़ाई इराक पे करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसीज की अपनी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल सही। डेमोक्रेटिक लीडर्स और पार्टी की भी बिल्कुल सही। जैसे मैंने आपको, चुनाव वहाँ भी होते हैं, चुनाव यहाँ भी होते हैं। बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री जो गांधी जी के चेले थे, उन्होंने आर्मी को कहा खुली छूट है, लाहौर पे चढ़ाई कर दो। तो राजनीतिक हालात क्या बनते हैं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूजवेल्ट थे और उन लोगों ने कहा कि देखिए आप पहले जापान पे करिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले हिटलर को रोकना ज़रूरी है। लोगों ने कहा आप नॉर्थ अफ्रीका में क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए हमें जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा रशिया को कि हम किसी तरह से जर्मनी से लड़ रहे हैं, चाहे हमारी तैयारी नहीं है पर हमें अब भी नॉर्थ अफ्रीका में घुसना पड़ेगा। इसी तरह से 1944 में जब वो उन्होंने फ्रांस में लैंडिंग करी, डी डे लैंडिंग, वो भी एक राजनीतिक मजबूरी में की रूजवेल्ट ने। तो राजनीतिक मजबूरी में अमेरिका में भी होते हैं काम, हिंदुस्तान में भी होते हैं, दुनिया भर में। तो क्या राजनीतिक मजबूरियाँ बनेंगी और क्या प्रेशर होगा वो हम सोच नहीं सकते इस वक्त। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सच तो यही है कि ये जो पॉडकास्ट है वो आज हमने इसलिए किया क्योंकि बहुत बातें दोनों तरफ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें दोनों तरफ चल रही हैं। अभी कुछ भी बहुत जाहिर नहीं है, तस्वीर काफ़ी धुंधली है। भारत ने जो कुछ किया है, जैसा आप भी कह रहे हैं, यही माना जा रहा है कि वो कुछ करने की कड़ी में पहला कदम है। और उधर पाकिस्तान में भी एक खलबली तो है, मीटिंग्स उनके यहाँ भी हो ही रही हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी फेस सेविंग हो जाए। उन्हें याद है पुलवामा कि जो कुछ हिंदुस्तान ने उस वक्त किया, और क्योंकि भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों में गुस्सा है, और जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा नृशंस है और बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा करने वाला है। इसलिए ये भी संभव नहीं है कि बिना कुछ किए रहा जा सकता हो। तो मामला बहुत जटिल है, इतना भी सरल नहीं है कि लोग कह दें कि जंग कर लो, लोग कह दें कि पानी रोक दें, लोग ये कह दें कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ ही जाएगी देर सवेर। ऐसा नहीं है, उधर की भी बहुत मजबूरियां हैं, इधर भी बहुत नाराज़गी है। आप आए, आपने वक्त दिया। जब कुछ हद तक चीज़ें साफ़ होंगी, कोशिश होगी कि आप फिर आएँ, फिर आपसे बात हो। पिछले पॉडकास्ट में आप आए थे और हमने अमेरिका की काफ़ी बातें की थी। लोगों की बहुत डिमांड थी कि मोहसिन रज़ा खान को फिर बुलाया जाए, फिर बात हो। तो मुझे लगा ये ठीक मौका है फिर आपसे मुलाकात करने का। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया सर। फिर मुलाकात होगी आपसे, और क्योंकि अभी मामला ऑनगोइंग है, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, तो बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या नया पढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इसे कैसे एस्केलेट किया जाएगा या कैसे पाकिस्तान इसको किस तरह से संभालेगा, दुनिया का नज़रिया क्या है इस घटना को देखने का। जो कुछ आपके पास है कहने सुनने को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारे कमेंट पढ़ते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया, इंतज़ार कीजिएगा अगले एपिसोड का।